Welcome बच्चों to the next lecture, that is the lecture number 11 from the chapter electrostatics, and the topic which we are going to do today is electrostatic potential energy of dipole when it is placed in uniform electric field. जब आप किसी डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हो तो उसके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होती है। वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी उसके पास क्यों आई एंड वो उसके पास एनर्जी जो आई है वो कितनी होगी, ये सब चीज़ें आज हमें फाइंड आउट करनी है इस टॉपिक में। अब सबसे पहले हमें देखना है कि कॉन्सेप्ट क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी का। पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्या होता है ये समझना है। इसको समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं आज। देखो पोटेंशियल एनर्जी के लिए फॉर एग्जांपल पोटेंशियल एनर्जी आती कब है। पोटेंशियल एनर्जी कब आती है किसी भी सिस्टम के पास या किसी भी ऑब्जेक्ट के पास। जब आप किसी ऑब्जेक्ट को या किसी सिस्टम को किसी एक फील्ड में रख देते हो तो उस फील्ड से एसोसिएटेड एनर्जी उसके पास जो आती है वो पोटेंशियल एनर्जी होती है। या पोटेंशियल एनर्जी की जो बेसिक डेफिनेशन है वो क्या है? पोटेंशियल एनर्जी की बेसिक डेफिनेशन है एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट या एनर्जी ऑफ एनी सिस्टम ड्यू टू इट्स पोजीशन इन अ गिवन फील्ड या ड्यू टू इट्स कॉन्फ़िगरेशन इन अ गिवन फील्ड इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। फॉर एग्जांपल अगर हम एक फील्ड की बात करें दैट इज ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड समझते हो ना सब लोग? ग्रेविटेशनल फील्ड जैसे किसी भी प्लेनेट का फील्ड होता है, अर्थ का भी फील्ड है ग्रेविटेशनल फील्ड, जिसकी वजह से अर्थ हर एक ऑब्जेक्ट को जिसके पास मास होता है अपनी ओर खींचती है विद अ फोर्स व्हिच इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अगर ये एक अर्थ का सरफेस है, सरफेस ऑफ अर्थ, तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड होता है इस तरीके से टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, और उस फील्ड की वैल्यू होती है जी, और नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ ये फील्ड यूनिफॉर्म है और जी की वैल्यू होती है वहाँ पर 9.8, ये सबको पता है हमें। अब अगर इस फील्ड में मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को जो पहले यहाँ पर था, सपोज एक ऑब्जेक्ट पहले यहाँ पर है पॉइंट ए पर, उसको मैं यहाँ से ले जाकर यहाँ रख दूँ पॉइंट बी पर। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ है, इसको समझो। अगर इस ऑब्जेक्ट को जो पहले पॉइंट ए पर था वो ऑब्जेक्ट अगर आप उसको उसी के हाल पर छोड़ दो इस फील्ड में तो वो ऑब्जेक्ट कहाँ जाएगा? दैट ऑब्जेक्ट जो पहले पॉइंट ए पर था विल डेफिनेटली फॉल टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो फील्ड क्या चाहता है यहाँ पर? फील्ड चाहता है कि ये ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस पे गिर जाए, नीचे गिर जाए। बट व्हाट वी आर डूइंग, हमने क्या करा है? हम इसको अगेंस्ट द फील्ड ले जा रहे हैं, बी पॉइंट तक ले जा रहे हैं अगेंस्ट द फील्ड। जब आप इसको अगेंस्ट द फील्ड ले जाओगे तो वर्क डन इन मूविंग द ऑब्जेक्ट अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फील्ड is stored in it as change in its potential energy। वो उसके अंदर उसकी change in potential energy की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। मतलब क्या हुआ यहाँ पर? देखो यहाँ A पॉइंट पर कुछ तो पोटेंशियल एनर्जी रही होगी ना, A पॉइंट पर कुछ तो पोटेंशियल एनर्जी रही होगी, U1 मान लीजिए उसको। अब B पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी U2 हो गई होगी। तो व्हाट इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ओवर हियर? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी U2 माइनस U1। कहाँ से आया ये चेंज इन एनर्जी? ये चेंज इन एनर्जी आया है बाय डूइंग द वर्क अगेंस्ट द फील्ड। फील्ड चाहता है कि ये ऑब्जेक्ट नीचे गिर जाए, लेकिन हमने उसको अगेंस्ट द फील्ड लेकर गए हैं। इसका मोशन कैसे कराया? अगेंस्ट द फील्ड कराया। अगेंस्ट द फील्ड मोशन कराने में इस ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ पोटेंशियल एनर्जी सेव हो जाएगी, वही इसकी चेंजिंग पोटेंशियल एनर्जी है। इसको आप एक और एग्जांपल से समझ सकते हो। सपोज यहां पर एक मैग्नेट रखा हुआ है और ये उसका मैग्नेटिक फील्ड है इसके आसपास, ये मैग्नेटिक फील्ड है, और यहां पर मान लो एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है या यहां पर एक और मैग्नेट रखा हुआ है। देयर इज अनदर मैग्नेट जिसका इधर नॉर्थ पोल है, इधर साउथ पोल है, यहाँ पर ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। तो नॉर्थ पोल के भी पास में है ना, तो इट विल रिपेल, ये इसको रिपेल करेगा। लेकिन अगर मैं इसको इस ए पोजीशन से उठाकर यहां ले आऊं, अब ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिपल्जन होगा, अब ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिपल्जन होगा एट पॉइंट डी, क्योंकि नॉर्थ पोल अब और पास आ
चुके हैं, तो अब ज़्यादा रिपल्जन होगा। ठीक है, तो मैंने इसको ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लेकर आया, लेकिन यहाँ पर ये पूरा सिस्टम क्या चाहता था, ये वाला मैग्नेट क्या चाहता था, नॉर्थ पोल रिपेल, कि वो रिपेल हो जाए, बट हम उसको पास ले आए। मतलब हम उसको कैसे ले आए, इसका मोशन हमने फिर से कैसे करा दिया, अगेंस्ट द फील्ड। इस मैग्नेट का जो फील्ड चाहता है वो ये चाहता है कि नॉर्थ पोल रिपेल करके इसको भगा दिया जाए, बट हम ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लेकर आए, मतलब इसको और ज्यादा पास ले आए। तो यहाँ पर ए पॉइंट पर जो भी एनर्जी रही होगी U1 और बी पॉइंट पर जो भी एनर्जी है U2, अगेन द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज U2 माइनस U1। और ये चेंज कहाँ से आया, बाय डूइंग द वर्क अगेंस्ट द फील्ड। तो पोटेंशियल एनर्जी का एक कॉन्सेप्ट होता है आपका, पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट है कि पोटेंशियल एनर्जी कब आती है या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कब आता है, जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी सिस्टम के ऊपर वर्क डन करते हैं अगेंस्ट द फील्ड, और उस वर्क डन को करने में उसकी पोजीशन चेंज होती है या उसकी कन्फिग्यूरेशन चेंज हो जाती है। ओके, तो एक कॉन्सेप्ट तो ये हो गया हमारा कि व्हाट इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हमेशा तभी आएगा जब हम किसी भी सिस्टम पर या किसी भी ऑब्जेक्ट पर वर्क करते हैं एंड दैट वर्क इज डन अगेंस्ट द फील्ड, जैसा फील्ड चाहता है उसके अगेंस्ट वर्क करना होगा। ठीक है, अब एक और चीज यहां पर हमें समझनी होगी, इसको रब कर देते हैं। वर्क डन बाय टॉर्क, इसके लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा, थोड़ा सा पीछे, कितना पीछे, क्लास 11th के रोटेशनल मोशन के कॉन्सेप्ट्स पर। सपोज ये मेरे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है सर्कुलर फॉर्म में, मान लो एक डिस्क है, ठीक है, अभी ये इसका पॉइंट ऑफ पाइवट है, मतलब ये पॉइंट मैंने पाइवट कर दिया, यहाँ पर ये ऐसे घूम सकती है, और एक पॉइंट मार्क कर दो ए। अब मैंने इस पर कोई टॉर्क लगाया, टॉर्क इसके ऊपर अप्लाई किया इसको घुमाने के लिए, टाउ, सो दैट ये ऐसे घूम जाएगा। जैसे ही मैंने इसके ऊपर टॉर्क लगाया ये घूमा ऐसे रहते, और अगर ये पॉइंट यहां से यहां आ गया, ए पॉइंट यहां से यहां आ गया ए डैश पॉइंट पर, तो ए पॉइंट ने कितना एंगल रोटेट किया, ए पॉइंट ने कितना एंगल रोटेट किया, मान लो दिस एंगल इज थीटा। तो वर्क डन बाय दिस टॉर्क, जो टॉर्क मुझे इसके ऊपर लगानी पड़ी इसको घुमाने के लिए, वर्क डन बाय दिस टॉर्क इज गिवन एज टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये कॉन्सेप्ट हमें 11th क्लास के रोटेशनल मोशन में सिखाया जाता है, ये आपको याद रहना चाहिए आज का टॉपिक करने के लिए। वर्क डन इज गिवन एज टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो इन सब चीजों को देखते हुए हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, और टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डायपोल व्हेन इट इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डायपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखना है, ये तो हमने लास्ट टॉपिक में भी रखा था। लास्ट टॉपिक क्या था, टॉर्क एक्टिंग ऑन द डायपोल व्हेन इट इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो लास्ट टॉपिक के जो फाइनल रिजल्ट था कि जब भी आप किसी डायपोल को एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो उसके ऊपर टॉर्क लगता है, और टॉर्क का फॉर्मूला होता है PE sin थीटा। उससे आगे चलना है आज, उससे आगे चलना है। तो अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है, टॉर्क एक्टिंग ऑन द डायपोल व्हेन इट इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, पहले उसको चेक कर लीजिए। उसको देखने के लिए आपको भी क्या करना है, ऊपर यूट्यूब पर सर्च कर लीजिए टॉर्क एक्टिंग ऑन द डायपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लिखकर आगे फिजिक्स सीखो लिख देना, तो आपको वो लेक्चर मिल जाएगा। उस लेक्चर को करने के बाद ही ये लेक्चर हमें समझ में आएगा। सो ये ज़रूरी है कि जिन लोगों ने टॉर्क वाला टॉपिक नहीं कराया वो अभी पहले टॉर्क वाला टॉपिक देख लें और फिर इस लेक्चर पर आ जाएं, और जिन लोगों ने कर लिया है वेलकम टू द लेक्चर। करते हैं स्टार्ट। तो बना लेते हैं एक डायग्राम जिसमें हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय इक्वी स्पेस्ड पैरेलल लाइंस, जैसे कि हमें पता है। तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया E। यहां पर मुझे एक डायपोल रख देना है। सपोज आई हैव अ डायपोल इन इट, तो डायपोल का -q चार्ज, और ये डायपोल की लेंथ, और ये डायपोल का +q चार्ज। डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है -2 प्लस चार्ज, -2 पॉजिटिव चार्ज। तो ये डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन है, और डायपोल मोमेंट का एंगल अभी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन से थीटा है। ये चीज हमें एज अ थ्योरी मेंशन कर देनी है। कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ डायपोल मोमेंट P is equals to Q into 2A,
placed in a region of uniform electric field E, and at this instant the angle between the direction of dipole moment and direction of electric field b theta. अभी इस इंस्टेंट पर ये एंगल थीटा है, तो अभी इस इंस्टेंट पर इस पे कुछ तो टॉर्क लग रही है ना, वो टॉर्क जिसका कैलकुलेशन हमने लास्ट लेक्चर में किया है, दैट टॉर्क इज पी ई साइन थीटा. तो अभी हम यहां पर बताएंगे कि कितनी टॉर्क लग रही है. एट दिस इंस्टेंट torque acting on the dipole is tau is equals to PE sin theta. अभी इस इंस्टेंट पर इतनी टॉर्क तो इस पे लग रही है, और इस टॉर्क का डायरेक्शन आपको याद है. टॉर्क का डायरेक्शन क्या था? QE फोर्स इधर, QE इधर, तो ये टॉर्क इसको ऐसे घुमाना चाहती है. सपोज दिस इज द डायपोल, ये टॉर्क इसको ऐसे घुमाना चाहता है. तो अभी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चाहता है कि ये डायपोल इसके अंदर जो रखा है ये क्लॉकवाइज घूम जाए. और हमने क्या सीखा? हमने सीखा है कि अगर आप अगेंस्ट द फील्ड लेकर जाते हो किसी सिस्टम को, तो अगेंस्ट द फील्ड लेकर जाने में जो भी वर्क डन होगा वो उस सिस्टम के अंदर एज इट्स पोटेंशियल एनर्जी सेव हो जाएगा, जिसे आप चेंजिंग पोटेंशियल एनर्जी भी कहते हो. अगर वो फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसमें हम काम कर रहे हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी. अगर वो फील्ड ग्रेविटेशनल फील्ड हुआ तो पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जैसे कि अभी एक डायग्राम में हमने करा था ग्रेविटेशनल फील्ड वाले में. और अगर वो फील्ड मैग्नेटिक फील्ड है तो पोटेंशियल एनर्जी को फिर आप बोलोगे मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी एंड सो ऑन. जैसा फील्ड वैसी पोटेंशियल एनर्जी. तो अभी हमारे पास कौन सा फील्ड है? इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड. दैट इज व्हाई हेडिंग में हमने लिखा है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डायपोल. तो अभी ये टॉर्क चाह रहा है कि ये क्लॉकवाइज घूम जाए. समझो इसको, क्लॉकवाइज घूम जाए, है ना. QE फोर्स इधर, QE फोर्स इधर, तो ये वाली फोर्स भी जो QE लग रही है ये भी इसको क्लॉकवाइज घुमाना चाहती है, ये वाली फोर्स भी इसको क्लॉकवाइज घुमाना चाहती है. तो अभी ये सिस्टम चाहता है कि डायपोल क्लॉकवाइज घूमे. हमें अगेंस्ट द फील्ड काम करना है. अगेंस्ट द फील्ड काम करने के लिए इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा. एंड सपोज the angle rotated against the field is very small and that is d theta. वो d theta एंगल है जो हम इसको अगेंस्ट द फील्ड घुमाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे. अगर मैंने इसको अगेंस्ट द फील्ड घुमाकर, ये डायपोल मोमेंट चलो मैं यहां लिख देता हूं, एक वेरी स्मॉल एंगल घुमा ही दिया. सपोज इसकी न्यू पोजीशन ये हो जाए, न्यू पोजीशन, नई पोजीशन. चलिए मैं इसकी दूसरे कलर से मार्क कर रहा हूं. जब मैं इसको ऐसे घुमाऊंगा लाइक दिस, तो ये अपनी नई पोजीशन पर आ जाएगा. माइनस क्यू चार्ज यहां, प्लस क्यू चार्ज यहां, एंड दिस एंगल इज वेरी स्मॉल d थीटा. सो एट दिस इंस्टेंट स्मॉल वर्क डन in rotating the dipole by a very small angle d theta. और कैसे घुमाया उसको? अगेंस्ट द फील्ड. ये इंपॉर्टेंट है. अगेंस्ट द फील्ड जब लेकर जाओगे तभी पोटेंशियल एनर्जी आएगी. अगेंस्ट द फील्ड. So work done, small work done in rotating the dipole by a very small angle d theta against the field is given as small work done dw लिखेंगे. और वर्क का फॉर्मूला होता है टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. तो टॉर्क टाउ, अभी टॉर्क इस पे ये लग रही है टाउ PE sin थीटा, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना आया? d थीटा. स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आया है इसका भी d थीटा. So I can say that dw is equals to PE sin theta d theta. अब देखो ये टॉर्क, ये कांस्टेंट टॉर्क नहीं है. दिस इज अ वेरिएबल टॉर्क बिकॉज एंगल इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग. जैसे जैसे हम इसको घुमाएंगे एंगल चेंज होता जा रहा है ना. एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ P
और एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ ई ये लगातार चेंज हो जाएगा। ये ई का डायरेक्शन है और सपोज ये अभी डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन है। अभी देखो थीटा इतना है, मैंने इसको घुमाया, थीटा ज्यादा हो गया, और घुमाऊंगा और ज्यादा हो जाएगा, बिकॉज दिस थीटा इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग, दैट इज व्हाई द टॉर्क इज नॉट कांस्टेंट। जब टॉर्क कांस्टेंट नहीं है और उस वेरिएबल टॉर्क से आपको वर्क निकालना है तो यू विल हैव टू गो फॉर इंटीग्रेशन। फिर ऐसी जगहों पर कैलकुलस लगता है, तो यहाँ पर कैलकुलस लगाएंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, स्मॉल वर्क डन से टोटल वर्क डन निकालना है तो इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेट। और जब इंटीग्रेशन करेंगे तो प्रॉपर लिमिट्स होनी चाहिए, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद प्रॉपर लिमिट्स। लिमिट्स का मतलब क्या है कि एंगल आपने जब रोटेट कराया तो इनिशियली कहां से स्टार्ट किया, उसको थीटा एंगल इनिशियली कहां से स्टार्ट किया और फाइनली उसको कौन से एंगल तक ले गए। सपोज इनिशियली उसका एंगल था 30 डिग्री और आप उसको ले गए 60 डिग्री तक, तो लिमिट्स क्या हो गई यहाँ पर, थीटा 1 इज 30 डिग्री, थीटा 2 इज 60 डिग्री। सपोज मैंने जब उसको घुमाना शुरू किया, उसका एंगल पहले थीटा 1 था और फिर थीटा 2 हो गया घुमाते घुमाते, तो प्रॉपर लिमिट्स में मैं क्या लिखूंगा, एंगल थीटा इज इक्वल टू थीटा 1 2 थीटा इज इक्वल टू थीटा 2। ये वाला एंगल स्टार्टिंग में थीटा 1 था और फाइनली थीटा 2 हो जाएगा। तो वर्क डन स्टार्टिंग में तो 0 होगा और फाइनली वर्क डन क्या हो जाएगा, फाइनली मान लो W हो जाएगा। ये लिमिट्स यहां लगा दो इसमें। तो ये लिमिट्स लगाने के बाद मुझे मिलेगा dw का इंटीग्रेशन 0 से W तक, 0 से W तक इज इक्वल्स टू PE sin थीटा d थीटा का इंटीग्रेशन एंगल थीटा 1 से थीटा 2 तक, इसको इंटीग्रेट करना है। अब देखो यहां पर क्या चीजें कांस्टेंट है, डायपोल मोमेंट कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट होता है। ये दोनों चीजें बाहर आ जाएंगी इंटीग्रल के सिंबल से। dw का इंटीग्रेशन हो जाएगा w, लिमिट्स रखोगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, w माइनस 0 w इज इक्वल्स टू PE बाहर आ चुका है, साइन थीटा का इंटीग्रेशन करना है थीटा 1 से थीटा 2 तक। साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, तो ये इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारे पास PE माइनस कॉस थीटा का, माइनस यहां लिख देता हूं, और इसकी लिमिट्स थीटा 1 से थीटा 2 तक। तो थीटा की जगह एक बार अपर लिमिट लिखोगे, फिर माइनस थीटा की जगह थीटा 1 लिखोगे, तो वर्क डन हो गया माइनस PE एज इट इज कॉपी हो जाएगा। अभी अपर लिमिट मतलब cos थीटा 2, थीटा की जगह थीटा 2 माइनस cos थीटा की जगह थीटा 1 cos थीटा 1, तो वर्क डन आ गया माइनस PE cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। दिस इज द वर्क। इस डायपोल को अगर मैंने डायपोल, सपोज दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में पहले इस डायपोल का एंगल थीटा 1 था, फिर मैंने इसको अगेंस्ट द फील्ड घुमाकर फाइनली इस डायपोल का एंगल, ये डायपोल है ना, इस डायपोल का एंगल क्या कर दिया थीटा 2। तो यहां से ये इनिशियल पोजीशन है, यहां तक घुमाने में जो वर्क डन हुआ है वो ये है माइनस PE cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। दिस इज द वर्क डन। और अभी हमने लेक्चर जब स्टार्ट किया था तो पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्या सीखा है, द कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी सेज दैट वर्क डन अगेंस्ट द फील्ड बिकम्स चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो अब हम यहां पर उस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या कह सकते हैं, वर्क डन against the field becomes change in potential energy of the system। तो इट मीन्स चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ये वर्क डन के ही इक्वल है। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो जाता है यहां पर माइनस PE
cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1, cos theta 2 minus cos theta 1. This is the formula for change in potential energy of the dipole when it is rotated from initial angle theta 1 to a final angle theta 2. ये फॉर्मूला कब लगना है? ये फॉर्मूले के लिए डायग्राम में आपको दे रहा हूं। इस फॉर्मूले के लिए मैं आपको डायग्राम दे देता हूं। सपोज दिस इज द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में पहले डायपोल जो रखा हुआ था वो इस एंगल पर रखा हुआ था थीटा 1। अब मैंने इसको टॉर्क लगाकर उल्टा घुमाया, देखो ये टॉर्क लग रहा है बिकॉज इट हैज बीन प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये टॉर्क चाहता है कि ये ऐसे घूमे क्लॉकवाइज। अब मुझे इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाने के लिए कितना टॉर्क लगाना होगा? जितना टॉर्क इसको क्लॉकवाइज घुमा रहा है उतना टॉर्क मुझे एटलीस्ट लगाना होगा इसको एंटी क्लॉकवाइज ले जाने के लिए। तो उतना ही टॉर्क मैंने इसको लगाया यहां पर और उस टॉर्क से वर्क डन कर दिया। सो दिस टॉर्क इज सेम एज दिस, और इस टॉर्क से मैंने जब वर्क डन किया तो दैट वर्क डन हैज बीन कैलकुलेटेड एज माइनस पीई cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1, और यही वर्क डन उसके अंदर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में बनकर सेव हो गया। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस पीई cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। इसके लिए डायग्राम ये रहा, इनिशियल पोजीशन ये थी डायपोल की, और फाइनली मैं मान लो डायपोल को मैंने ऐसे घुमा दिया तो माइनस चार्ज यहाँ पर है और प्लस चार्ज यहाँ पर है। ये इसकी फाइनल पोजीशन है। दिस इज द फाइनल पोजीशन, दिस इज द इनिशियल पोजीशन। और फाइनल पोजीशन को चलो हम, ये फाइनल पोजीशन है, दिस इज द फाइनल पोजीशन। फाइनली एंगल कितना हो गया? थीटा 2। तो इसको थीटा 1 एंगल से थीटा 2 एंगल तक घुमाने में, डायपोल का पहले एंगल कितना था? थीटा 1। इसको थीटा 1 एंगल से थीटा 2 एंगल तक ले जाने में चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितनी सेव हो गई इसके अंदर? दिस अमाउंट ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी उसके अंदर सेव हो चुका है। ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, उसके लिए ये डायग्राम आप बना लो। ऑलवेज लर्न फॉर्मूला विद डायग्राम, जैसे मैं हर बार बोलता हूँ। अगर आपको फिजिक्स आसानी से सीखनी और समझनी है तो इस बात को हमेशा याद रखो कि फॉर्मूले बस ऐसे ही याद नहीं कर लेने हैं, फॉर्मूले को उसके डायग्राम के साथ याद किया करो, तभी आप फॉर्मूले में जो एक एक चीज़ लिखी है वो रिलेट कर पाओगे कि उसका मीनिंग क्या है। अगर आप सिर्फ फॉर्मूला याद कर लोगे आप भूल जाओगे थोड़े दिन में कि व्हाट इज थीटा 1। डायग्राम के साथ याद करोगे तो आपको याद रहेगा थीटा 1 इज द इनिशियल एंगल, थीटा 2 इज द फाइनल एंगल, E is the uniform electric field in which the dipole has been placed, and P is the dipole moment, जो अभी यहाँ पर डायपोल मोमेंट है इस डायपोल का। P is equals to Q into 2a, जहाँ पर 2a is the length of the dipole and Q is the magnitude of either charge। ये सब चीज़ें कब याद रहेंगी? जब आप डायग्राम के साथ याद करोगे तभी तो याद रहेंगी। चलिए, तो इसको अभी आप वीडियो पॉज करें यहाँ पर और इतना कॉपी करें। इसको कॉपी करने के बाद आगे बढ़ते हैं। अभी आज के टॉपिक में काफ़ी कुछ करना है हम लोगों को। बाय द टाइम एक स्क्रीनशॉट मैं भी ले लेता हूँ। अभी आगे बढ़ते हुए आई होप कॉपी कर लिया है। कॉपी नहीं करा तो जल्दी से वीडियो को पॉज करके कॉपी कर लें। देन आई एम गोइंग टू मेक सम स्पेस ऑन द बोर्ड। देखो आगे बढ़ते हैं। ये जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आया है, ये आया है जब आप एक डायपोल को थीटा 1 एंगल से थीटा 2 एंगल तक घुमा रहे हो। लेकिन मुझे यहाँ पर एक रिक्वायरमेंट और है, मैं एक चीज़ और चाहता हूँ। एंड व्हाट इज दैट? मुझे चाहिए कि एक पर्टिकुलर एंगल पर अगर डायपोल है, सपोज दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड में इस पर्टिकुलर एंगल पर मान लो ये एंगल है 45 डिग्री, 45 डिग्री के एंगल पर डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी मुझे ये निकालनी है। मतलब आई वांट टू फाइंड आउट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डायपोल एट अ गिवन एंगल। ये फॉर्मूला क्या दे रहा है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डायपोल व्हेन इट इज रोटेटेड फ्रॉम वन एंगल टू द अदर एंगल। थीटा 1 इज इनिशियल एंगल, थीटा 2 इज फाइनल एंगल। बट मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डायपोल एट अ गिवन एंगल। उसको करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? यहां पर एक छोटा सा स्पेशल केस लगाएंगे। स्पेशल केस, उसमें हम बोलेंगे लेट थीटा 1 इज इक्वल्स टू
90 डिग्री एंड थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा, और उसको लगा दो इक्वेशन नंबर 2 में। इसको इक्वेशन नंबर 2 में लगाओगे तो यू विल गेट अ रिजल्ट। क्या रिजल्ट मिलेगा देखते हैं। तो इसको स्पेशल इसको लगाएंगे आप इक्वेशन नंबर 2 में, तो हमें मिलेगा देखो माइनस पीई कॉस थीटा 2 की जगह थीटा माइनस कॉस थीटा 1 की जगह कॉस 90। कॉस 90 क्या होता है? कॉस 90 होता है 0, तो माइनस पीई कॉस थीटा। और इसको आप क्या बोलोगे? अब आप इसको बोलोगे पोटेंशियल एनर्जी एट अ गिवन पॉइंट यू। दिस इज पोटेंशियल एनर्जी एट अ गिवन एंगल या एट अ गिवन पोजीशन। पोटेंशियल एनर्जी क्या नाम है इस पूरी एनर्जी का? इस एनर्जी का पूरा नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल एट गिवन पोजीशन या एट गिवन एंगल। अब 30 डिग्री पर चाहिए, यहाँ 30 डिग्री रखो, आपको पता चल जाएगा डाइपोल की कितनी पोटेंशियल एनर्जी है। आपको 60 डिग्री पर चाहिए, यहाँ 60 डिग्री रखो, आपको पता चल जाएगा यहाँ डाइपोल के पास कितनी एनर्जी है। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल एट अ गिवन एंगल माइनस पीई कॉस थीटा। और इस फॉर्मूले को आप वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हो। द फॉर्मूला सेज माइनस पी डॉट ई, क्योंकि पी और ई दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं। आपको याद है ए डॉट बी इज ए बी कॉस थीटा, तो पी डॉट ई विल बी पी ई कॉस थीटा। माइनस लग रहा है, माइनस एज इट इज आ गया। जैसे ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा होता है, ए और बी दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? ए बी कॉस थीटा। वैसे ही पी डॉट ई इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या है? पी ई कॉस थीटा। दैट इज व्हाई पी ई कॉस थीटा को मैंने पी डॉट ई लिख दिया है, माइनस एज इट इज आ गया। तो पोटेंशियल एनर्जी की ये हो गई हमारे पास वेक्टर। दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ अबव फॉर्मूला। अब ये जो मैंने चेंजेस लेकर आया, ये किस तरह से इंप्लीमेंट हुए हैं? बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है कि ये हमने थीटा 1 को 90 क्यों रखा सर? 90 रखने से क्यों आंसर आ रहा है? चलो इसको हम समझेंगे अभी, लेकिन पहले आप इसको कॉपी कर लीजिए, फिर आगे इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आई होप आप कॉपी कर चुके। तो अभी इस सबको रब करते हैं। अब मुझे एक एग्जाम्पल लेना है। एग्जाम्पल ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, नियर द अर्थ सरफेस, जिसका फॉर्मूला आपको सबको याद है mgh होता है ना। व्हाट इज h ओवर देयर? हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। सपोज ये अर्थ का सरफेस है और अभी एक ऑब्जेक्ट है मेरे पास जो अर्थ के सरफेस से, ये ऑब्जेक्ट है एट पॉइंट ए, मान लो यहां पर पॉइंट ए है, ये अभी अर्थ के सरफेस से h1 हाइट पर है। तो बताओ यहां पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? mgh1। ओके, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को A पॉइंट से B पॉइंट पर ले गया, अब ये ऑब्जेक्ट मेरा B पॉइंट पर आ गया। B पॉइंट, यहां पर इसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? mgh इनटू यहां पर जो भी हाइट है। सपोज यहां पर इसकी हाइट है h2, तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी mgh2। mgh1 पोटेंशियल एनर्जी को आप लिख लीजिए u1 और mgh2 को लिख लीजिए u2। A से B तक ले जाने में चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बताओगे मेरे को? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। तो क्या आंसर आ रहा है? mgh2 माइनस mgh1। क्या mg कॉमन लिया जा सकता है? यस, mgh2 माइनस h1। mgh2 माइनस mgh1 में mg कॉमन ले लिया, तो mgh2 माइनस mgh1। दिस इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी A से B तक ले जाने। चलो ठीक है यहां तक तो, लेकिन मुझे इंटरेस्ट है कि एट अ पर्टिकुलर हाइट पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला मिल जाए, वो मुझे यहां से लाना है। वही फॉर्मूला जो mgh है, वही फॉर्मूला, और वो यहां से लाना है।
तो यहां से उस फॉर्मूले को लाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, ध्यान से सोचो। देखो, अगर मैं इनिशियल पॉइंट को वहां ले जाऊं जहां पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है, तो H1 हाइट को क्या करना पड़ेगा, H1 हाइट को मुझे करना पड़ेगा जीरो। क्या करना पड़ेगा, जीरो। इसे यहां लाना पड़ेगा, A पॉइंट को यहां लाना पड़ेगा, साइड में रखते हैं यहां। अब U1 क्या हो गया, जीरो। जैसे ही मैंने H1 को जीरो करा, H1 जीरो, तो U1 विल बिकम जीरो। और जो मेरा फाइनल पॉइंट है, उस पॉइंट को मैं लिख दूं H, तो U2 क्या हो जाएगा, mgh। देखो ध्यान से, तो लेट फाइनल पॉइंट उसको मैं लिख दूं H, H2 इज इक्वल टू H, और यहां सब्स्टिट्यूट करा दूं, तो ये बन जाएगा mgh। 2 को H लिख दिया है, माइनस H1 को जीरो लिख दिया है, इट बिकम्स mgh। और ये बन जाता है पोटेंशियल एनर्जी एट अ गिवन हाइट, पोटेंशियल एनर्जी एट अ गिवन पोजीशन या एट अ गिवन हाइट। अब ये फॉर्मूला आपको बताएगा कि अगर हाइट 10 मीटर है तो पोटेंशियल एनर्जी होगी mg इंटू 10, अगर हाइट 30 मीटर है तो पोटेंशियल एनर्जी एट दैट पॉइंट होगी mg इंटू 30। यही बताएगा ना। बट ये फॉर्मूला क्या बताता है, ये बताता है कि अगर आप हाइट 10 मीटर से 30 मीटर तक गए तो व्हाट विल बी द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये फॉर्मूला बताता है। वैसे ही जो आपने आज किया है वो सब कुछ है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डायपोल इज माइनस पीई cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। देखो बिल्कुल ऐसे ही तो फॉर्मूला है, ध्यान से देखो। H1 इज द इनिशियल पोजीशन, cos थीटा 1 में थीटा 1 इज द इनिशियल एंगल, मतलब इनिशियल पोजीशन। H2 इज फाइनल पोजीशन, तो cos थीटा 2 में थीटा 2 इज द फाइनल एंगल, मतलब फाइनल पोजीशन। तो H2 माइनस H1 की जगह यहां पर क्या है, cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1, माइनस पीई यहां पर है mg। चलो mg में g क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड, पीई में e क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। m व्हाट इज m, m वो ऑब्जेक्ट है जिसको आप ग्रेविटेशनल फील्ड g में अगेंस्ट द फील्ड ले जाने की कोशिश कर रहे हो। देखो फील्ड चाहता है कि ये ऑब्जेक्ट नीचे गिरे, लेकिन आप अगेंस्ट द फील्ड लेकर गए। और वैसे ही p क्या है, p भी वो सिस्टम है जिसको आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में अगेंस्ट द फील्ड घुमाने की कोशिश कर रहे हो। m को मास बोलते हैं, p को डायपोल मोमेंट ऑफ द डायपोल बोलते हैं। m क्या है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, एंड p इज डायपोल मोमेंट ऑफ द डायपोल मोमेंट ऑफ द डायपोल। ठीक, तो बिल्कुल इस जैसा फॉर्मूला ये भी है। अगर इससे mgh लाने के लिए आपको ये करना पड़ा तो यहां पर भी तो कुछ ऐसे ही करना चाहिए। क्या करा हमने यहां पर, इनिशियल पोजीशन को वहां ले गए जहां पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है। तो आप सोचो कि पोटेंशियल एनर्जी यहां पर जीरो कब आएगी, यहां पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो, मतलब ये चीज जीरो कब होगी, cos थीटा जीरो होता है अगर थीटा 90 डिग्री हो जाए। cos 90 जीरो होता है ना, हमेशा cos 90 जीरो होता है, इसलिए थीटा 1 को 90 लिखा है। मींस आपने इनिशियली क्या एज्यूम कर लिया, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो आपने इनिशियली एज्यूम करा है कि आपका डायपोल ऐसे रखा हुआ है 90 डिग्री के एंगल पर। इस पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है, वो U1 जीरो हो गया। और फाइनली आपने इसको अगेंस्ट द फील्ड घुमाकर सपोज ऐसे कर दिया, ये थीटा 2 को लिख दिया थीटा, तो थीटा 2 को क्या लिख दिया है, थीटा। जैसे ही आपने ये चीज करी इस फॉर्मूले के अंदर, तो वी हैव पीई cos थीटा 2 की जगह cos थीटा माइनस cos थीटा 1 की जगह cos 90 जो जीरो हो गया है, और फॉर्मूला आ गया था माइनस पीई cos थीटा। ये फॉर्मूला क्या बताता है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डायपोल एट गिवन एंगल एट गिवन पोजीशन। जैसे ये फॉर्मूला बताता है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट एट गिवन हाइट एट गिवन पोजीशन, सेम इज दिस फॉर्मूला। So this is the concept जो हम लगाते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डायपोल एट अ गिवन एंगल लाने के लिए। इस फॉर्मूले को याद करो, और इस फॉर्मूले की वेक्टर फॉर्म माइनस पी डॉट ई उसको भी याद कर लो। ये कॉन्सेप्ट आई होप अब समझ में आ गया अच्छे से। इस कॉन्सेप्ट को कॉपी करना चाहते हो तो यू कैन कॉपी द कॉन्सेप्ट, और कॉपी नहीं करना है तो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, बस कॉन्सेप्ट समझाने के लिए सब कुछ था।
अभी आगे बहुत कुछ है आज के टॉपिक में। सो टॉपिक में बने रहो और जो मेन क्वेश्चंस आते हैं टॉर्क वाले टॉपिक से जो लास्ट क्लास थी और आज के टॉपिक से पोटेंशियल एनर्जी वाले टॉपिक से जो मेन क्वेश्चंस आते हैं वो मेन क्वेश्चंस होते हैं हमारे स्पेशल केस से, इक्विलिब्रियम कंडीशन से। इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होती है डायपोल की, अभी वो डिस्कस करना है। चलो उसको डिस्कस करने के लिए हम पहले पोटेंशियल एनर्जी के स्पेशल केसेस देखते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी के स्पेशल केसेस क्या क्या हो सकते हैं। मतलब मुझे पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है उन 3 स्पेशल एंगल्स पर, जिन एंगल्स पर मैंने कल टॉर्क भी निकाली थी लास्ट क्लास में। देखो, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डायपोल एट स्पेशल एंगल्स, एट एंगल्स थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री। इन तीनों एंगल्स पर एक बार पोटेंशियल एनर्जी देखते हैं क्या है। तो सबसे पहला एंगल मैं ले लेता हूं 0 डिग्री। 0 डिग्री अगर मैं रखूंगा तो इट मीन्स अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है तो उसके अंदर डायपोल 0 डिग्री पर रखा है तो ऐसे रखा होगा ना, ये डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन भी इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी इधर, सो दैट द एंगल बिटवीन P एंड E इज 0। और इस एंगल को लगा दो यहां तो आपको मिलेगी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डायपोल। तो वो आ रही है U इज इक्वल्स टू माइनस PE cos 0। cos 0 की वैल्यू होती है सबसे बड़ी 1, दैट इज +1। तो जैसे ही मैंने इसको लगाया आंसर आ गया माइनस PE इंटू 1 इज इक्वल्स टू माइनस PE। ये पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डायपोल है जब डायपोल को 0 डिग्री के एंगल पर रखा है। अब अगर मैं इसी डायपोल को 90 डिग्री के एंगल पर रखूं, 90 डिग्री, तो इट मींस इस इलेक्ट्रिक फील्ड में, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, डायपोल को 90 डिग्री पर रखना है। 90 डिग्री इज लाइक दिस, तो डायपोल मोमेंट ऐसे होगा। अगर डायपोल मोमेंट ऐसे हुआ तो पॉजिटिव चार्ज इधर, नेगेटिव चार्ज इधर। डायपोल मोमेंट इज ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। ये एंगल हो गया 90 डिग्री। और cos 90 क्या आएगा इस फॉर्मूले में, cos 90 होता है 0। तो इट मींस पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी माइनस PE cos 90, cos 90 सॉल्व करेंगे 0, माइनस PE इंटू 0 विल बी 0। इस केस में पोटेंशियल एनर्जी आ गई 0। एंड द नेक्स्ट केस दैट इज एंगल 180 डिग्री वाला। एंगल 180 डिग्री अगर हम रखते हैं तो थर्ड केस बनेगा हमारा थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। चलो 180 डिग्री, तो इसके लिए हमारा डायपोल कैसा लगेगा देखने में जब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा जाएगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर, तो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर होना चाहिए, तभी तो एंगल बनेगा 180 डिग्री। मींस पॉजिटिव चार्ज इधर, नेगेटिव चार्ज इधर। देखो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दीस टू। अगर एंगल 0 डिग्री रखना है तो डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम। अगर एंगल 180 डिग्री रखना है तो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। cos 180 क्या होता है, cos 180 क्या होता है किसी को याद है, -1 होता है। भाई ट्रिग्नोमेट्रीज की वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी। स्टैंडर्ड एंगल्स के लिए जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, स्पेशली sin cos tan, इनकी वैल्यूज याद कीजिए। जैसे sin 30 कितना होता है, sin 60 कितना होता है, या cos 60 कितना होता है, या cos 120 कितना होता है, ये सारी वैल्यूज याद करनी है आपको। cos 180 इज -1, फॉर्मूले में लगा दो cos 180 की जगह -1, तो पोटेंशियल एनर्जी आपको मिल जाएगी इस केस के लिए। तो cos 180 वो कितना होता है, -1, माइनस माइनस क्या बन गया, प्लस। पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई, +PE। तीनों आंसर्स को थोड़ा ध्यान से देखो। बताओ सबसे ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी कब है, -PE 0 या +PE? +PE। दिस इज द मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर आपसे पूछा जाए डायपोल को किस एंगल पर रखें कि उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने के बाद मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी आ जाए, 180 डिग्री पर रखना है। सबसे कम एनर्जी कहां पर है, -PE 0 या +PE? -PE इज द लीस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी, मिनिमम एनर्जी। ये मिनिमम एनर्जी है, मिनिमम। डायपोल को कैसे रखें कि उसके पास मिनिमम अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी हो।
मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जब आएगी जब आप डायपोल को पैरेलल टू द फील्ड रखोगे, एंगल 0 डिग्री रखोगे, तब आएगी। और अगर मैं चाहूं कि डायपोल के पास एनर्जी हो ही ना, पोटेंशियल एनर्जी 0 आ जाए, तो डायपोल को परपेंडिकुलर टू द फील्ड रख दो, उसके पास एनर्जी 0 होगी। अभी इसके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, सो दीज आर द 3 स्पेशल केसेस फॉर द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डायपोल एट 3 स्पेशल एंगल्स, दैट इज 0 डिग्री पे, 90 डिग्री पे और 180 डिग्री पर। स्पेशल केसेस भी फटाफट कॉपी कर लो, वीडियो पॉज और कॉपी करो फटाफट, और फिर बढ़ते हैं आगे। नोट्स मेंटेन करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू अ टेबल। अब आपको एक टेबल देने जा रहा हूं जिसमें कल का टॉपिक, जो लास्ट टॉपिक था, दैट वाज लेक्चर नंबर 10, और आज का टॉपिक लेक्चर नंबर 11, दोनों के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस जितने भी तरह के पूछे जा सकते हैं आप उस टेबल से आंसर कर दोगे। स्पेशली वो 1 मार्क क्वेश्चन जो होते हैं ना, कॉन्सेप्चुअल या एमसीक्यू टाइप, वो सारे क्वेश्चन उस टेबल में सब इंक्लूडेड है। तो देखते हैं वो टेबल किस तरीके का टेबल है। इन दिस टेबल हमें सबसे पहले 4 कॉलम्स बना लेंगे। 4 कॉलम्स आपके एक पेपर पे आ जाएगा, रजिस्टर के पेपर पे। पहले मैं ड्रॉ कर लूं, फिर आप बना लेंगे 4 कॉलम्स। वन 2 3 4, ये लास्ट। सबसे पहले वाली रो में लिखेंगे आप एंगल। कौन सा एंगल? थीटा। थीटा कौन सा एंगल है? एंगल बिटवीन डायपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। कि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डायपोल को किस एंगल पे रखा है, दैट इज थीटा। और वो एंगल होंगे मेरे पास 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री। दूसरे रो में आप बनाएंगे इसका डायग्राम कि 0 डिग्री पर रखने पर वो डायग्राम कैसा दिखेगा। देखो इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है। अगर मुझे एंगल 0 डिग्री रखना है तो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन भी यही होगा, मींस पॉजिटिव चार्ज इधर, नेगेटिव चार्ज इधर। ये इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। इफ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज E लाइक दिस, यहां पर भी मार्क कर लेता हूं, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज लाइक दिस, E, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E। 90 डिग्री पर रखना है तो डायपोल मोमेंट इस तरह से होगा, 90 डिग्री पर P डायपोल मोमेंट, मींस पॉजिटिव चार्ज इधर, नेगेटिव चार्ज इधर। याद है ना, डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है। तो इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ये हो जाएगा। और 180 डिग्री पर रखना है तो डायपोल मोमेंट को आप अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड रखेंगे, मतलब पॉजिटिव चार्ज इधर, नेगेटिव चार्ज इधर। ठीक है, ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन हो गया। सेकंड रो कंप्लीट। थर्ड रो में आप इन ओरिएंटेशंस का क्या नाम होता है? ओरिएंटेशंस मतलब द वे आई हैव प्लेस्ड द डायपोल इन द फील्ड, उसको बोलेंगे ओरिएंटेशन। तो इस ओरिएंटेशन को मैं क्या कह सकता हूं? इसको मैं बोल सकता हूं कि डायपोल इज प्लेस्ड पैरेलल टू द फील्ड। यहां पर मैं बोल सकता हूं डायपोल इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द फील्ड, और यहां पर मैं कह सकता हूं डायपोल इज प्लेस्ड एंटी पैरेलल या अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। ये ओरिएंटेशन हो गए। थर्ड रो कंप्लीट। अब फोर्थ रो में मुझे पता करना है कि डायपोल पर नेट फोर्स कितना लग रहा है। नेट फोर्स आपको याद है, नेट फोर्स लास्ट लेक्चर। इफ दिस इज द डायपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो पॉजिटिव चार्ज पर QE फोर्स इधर लगती है, नेगेटिव चार्ज पर QE फोर्स इधर लगती है। बहुत बार हो चुका है ये कॉन्सेप्ट। अब जब से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट किया है ये कॉन्सेप्ट कई बार डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो टोटल फोर्स कितनी होगी? QE इधर, QE इधर, 0।
टोटल फोर्स ऑन द डायपोल 0। एंगल कुछ भी हो, थीटा एंगल यहाँ पर एक कॉमन जनरल एंगल है, एंगल चाहे वो 0 डिग्री हो, वो 90 हो या 180 हो या कोई और भी एंगल हो, कोई भी एंगल हो, डायपोल अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंपॉर्टेंट ओवर हियर, तो उस पे लगने वाली नेट फोर्स हमेशा 0 रहती है। तो नेट फोर्स इज ऑलवेज 0, ऑलवेज 0, ऑलवेज लिखा है मैंने सो दैट आपको याद रहे कि ये फोर्स हमेशा 0 ही रहेगी, एंगल कुछ भी हो, ये फोर्स तो 0 ही रहेगी। फोर्स हो गया। अब मुझे पता करना है डायपोल पर टॉर्क कितना लग रहा है। टॉर्क का फॉर्मूला होता है PE sin थीटा, इस फॉर्मूले से पता करूंगा टॉर्क। ये स्पेशल केसेस कल किए थे लास्ट क्लास में, लेक्चर नंबर 10। PE sin थीटा, व्हेन थीटा इज 0 sin 0 इज 0, तो टॉर्क कितना हो गया 0। व्हेन थीटा इज 90 sin 90 इज 1, तो PE into 1, टॉर्क कितना हो गया PE। When theta is 180 sin 180 is also 0, तो PE into 0, टॉर्क कितना हो गया 0। मुझे तीनों स्पेशल एंगल्स पर टॉर्क मिल गया। और लास्ट क्लास से हमने ये भी फाइंड आउट किया था कि मैक्सिमम टॉर्क कितना लगता है डायपोल पर। दिस इज द मैक्सिमम टॉर्क एंगल एक्टिंग ऑन द डायपोल, ये मैक्सिमम टॉर्क है। और वो कब लगता है जब एंगल 90 होता है। नाउ आई विल राइट द वैल्यूज फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डायपोल प्लेस्ड इन दिस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। उसका फॉर्मूला क्या है -PE cos थीटा। एंड ये तीन स्पेशल केसेस पोटेंशियल एनर्जी के लिए तो आपने अभी अभी किए हैं मेरे साथ। पोटेंशियल एनर्जी जब एंगल 0 डिग्री होता है, मतलब जब डायपोल को पैरेलल टू द फील्ड रखते हो, cos 0 is 1, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी -PE into 1 is -PE। और अभी हमने बताया था कि पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है ना, दिस इज इंपॉर्टेंट कि ये पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है जब आप डायपोल को इस तरह रखोगे पैरेलल टू द फील्ड। नाउ 90 cos 90 is 0 -PE into 0 will be 0, यहां पर हो जाती है पोटेंशियल एनर्जी 0। पोटेंशियल एनर्जी बन गई यहां पर 0। when it is placed perpendicular to the field potential energy becomes 0। and at 180 degree, since cos 180 is -1, minus plus, u is equals to plus PE, u is equals to plus PE, और ये है मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। दिस इज मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। ये रो भी कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट एंड द लास्ट रो, उसमें क्या लिखना है, उसमें लिखना है कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। आपको ये बताना है कि यहां पर इक्विलिब्रियम है या नहीं। 0 डिग्री पर इक्विलिब्रियम है, 90 डिग्री पर इक्विलिब्रियम है, 180 डिग्री पर इक्विलिब्रियम है या नहीं है, ये हमें बताना है। ये कैसे बताएंगे बेटा, इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होती है मैंने आपको कल बताया था। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को इक्विलिब्रियम में आना है, द कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम इज दैट द टोटल फोर्स एक्टिंग on the system या on the object must be 0 and the total torque acting on it must also be 0। तो अब आप चेक करो कि फोर्स और टॉर्क 0 कब है। देखो फोर्स तो हमेशा 0 है, फोर्स तो हमेशा 0 है, लेकिन टॉर्क 0 कब होती है, टॉर्क 0 होती है तो यहां पर या फिर यहां पर। इट मींस ये वाली कंडीशन भी इक्विलिब्रियम में है, यस इक्विलिब्रियम, और ये वाली कंडीशन भी इक्विलिब्रियम में है, यहां पर भी इक्विलिब्रियम है, यस इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट इन दिस कंडीशन एज वेल एज इन दिस कंडीशन। लेकिन यहां फोर्स तो 0 है बट टॉर्क 0 नहीं है, बल्कि टॉर्क मैक्सिमम है, तो यहां पर कोई इक्विलिब्रियम नहीं है, नो इक्विलिब्रियम ओवर हियर। When the dipole is placed perpendicular to the field, it is not in equilibrium, वो इक्विलिब्रियम में नहीं है, उस पर नेट टॉर्क लग रही है, बल्कि मैक्सिमम टॉर्क लग रही है। जबकि इक्विलिब्रियम क्या बोलता है कि टॉर्क भी नेट 0 होगा और फोर्स नेट भी 0 होगा। अब ये दोनों कंडीशन इक्विलिब्रियम की हैं, क्या इन दोनों कंडीशंस के इक्विलिब्रियम में कुछ फर्क है, कोई डिफरेंसेस हैं? डिफरेंसेस हैं यहाँ पर। क्या डिफरेंसेस हैं बच्चों, मैं आपको बताता हूँ। देखो, इस वाले इक्विलिब्रियम को बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम।
इक्विलिब्रियम है और इसका नाम है स्टेबल इक्विलिब्रियम, और इस इक्विलिब्रियम को बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम तो है लेकिन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। नाउ व्हाट इज दिस स्टेबल इक्विलिब्रियम एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिलहाल कंडीशंस ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम हमें पता चल चुकी हैं। फॉर अ डायपोल टू बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, it should be placed parallel to the electric field such that the angle between the dipole moment and electric field is 0 degree. And for achieving the condition of unstable equilibrium, the dipole can be placed anti-parallel to the electric field, opposite to the direction of the electric field, such that the angle between P and E is 180 degree. ये तो condition हो गए, but ये unstable equilibrium क्या है और stable equilibrium क्या है, इसको समझना है। इसको समझने के लिए आ जाओ इस लेक्चर के लास्ट पार्ट पर। देन वी आर गोइंग टू फिनिश दिस लेक्चर। इसको समझते हैं, चलो एक एग्जांपल से, फिर से एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल में चलिए मैं एक माउंटेन पीक बना लेता हूं और माउंटेन के जस्ट बराबर में एक वैली है, माउंटेन पीक वैली, और किसी तरीके से हम एक बॉल को इस पीक पर बैलेंस कर लेते हैं। बॉल को पीक पर बैलेंस कर लिया, एक बॉल यहां भी रखी हुई है वैली में सबसे नीचे, और चलो एक बॉल यहां भी रख लेते हैं। आपको बताएंगे आज हम 3 टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, नॉट 2 टाइप्स। यहां तो 2 ही टाइप है, लेकिन मैं आपको 3 टाइप के इक्विलिब्रियम समझा देता हूं। एक बॉल यहां भी रखी हुई है। अब अगर ये तीनों बॉल बैलेंस है, रखी हुई है अपनी अपनी जगह, तो क्या इन सबसे पहले इसकी बात करते हैं, क्या इस बॉल पर नेट फोर्स लग रही है अभी कुछ? क्योंकि ये बैलेंस है तो नेट फोर्स ऑन इट इज 0। क्या ये घूम रही है? नहीं, तो टॉर्क भी 0 है, तो इट इज इन इक्विलिब्रियम। फोर्स 0 हो जाए और टॉर्क भी 0 हो जाए तो कंडीशन बन जाती है इक्विलिब्रियम। ओके, ऐसे ही ये वाली बॉल भी ना तो ये मूव कर रही है ना रोटेट कर रही है, मतलब इसके ऊपर भी नेट फोर्स एंड नेट टॉर्क इज 0, तो ये भी इक्विलिब्रियम में है और ये भी इक्विलिब्रियम में है। वो भी मूव नहीं कर रही है, रोटेट भी नहीं कर रही है, तीनों ही बॉल इक्विलिब्रियम में है, लेकिन ये तीनों इक्विलिब्रियम कुछ अलग अलग तरह के इक्विलिब्रियम है। अब आप देखो ध्यान से, अगर मैं इस वाली बॉल को हल्का सा भी डिस्टर्ब कर दूं, थोड़ा सा डिस्टर्ब करना है, डिस्टर्ब करने का मतलब ये नहीं कि इसको यहां से उठाकर फेंक दोगे। सपोज द बॉल इज ऑन द पीक और मैंने उसको हल्का सा डिस्टर्ब कर दिया, बहुत हल्का सा। अब हल्का सा डिस्टर्ब करने के बाद बताओ क्या ये बॉल वापस कभी यहाँ आएगी? ये वापस कभी नहीं आएगी यहाँ पर। ये बॉल बल्कि कहाँ जाएगी? ये बॉल यहाँ जाएगी, सबसे नीचे जाएगी। जो बॉल हल्का सा डिस्टर्ब करने के बाद वापस अपनी पोजीशन पर ना आ पाए, उस बॉल के इक्विलिब्रियम को हम बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये इक्विलिब्रियम में तो थी मगर ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल कंडीशन में है। अगर आप इसको हल्का सा भी डिस्टर्ब कर दोगे तो ये कभी वापस नहीं आ पाएगी, बल्कि ये यहाँ पहुँच जाएगी। ठीक है ना? तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इस बॉल को देखो, अगर इस वाली बॉल को आप हल्का सा डिस्टर्ब करो, थोड़ा सा डिस्टर्ब उठाए, यहाँ छोड़ दी, यहाँ छोड़ दोगे तो ये वापस यहाँ जाएगी ना। ऐसे करते करते वापस यहीं रुकेगी। जब फाइनली रुकेगी तो यहीं रुकेगी, जहाँ पर पहले थी यहीं रुकेगी फाइनली। ठीक है? तो अगर आप इसको हल्का सा डिस्टर्ब करते हो तो ये वापस अपनी जगह पर आती है। जो बॉल थोड़ा सा डिस्टर्ब करने के बाद वापस अपनी वही पोजीशन पे आ जाए जहां पर वो पहले थी, तो फिर ये पोजीशन कहलाएगी स्टेबल इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन। इस तरह के इक्विलिब्रियम को हम बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। मतलब ये ऐसे इक्विलिब्रियम में है, अगर आप इसको थोड़ा बहुत डिस्टर्ब भी करोगे तो ये वापस अपनी पोजीशन पर आ जाएगी। ये इस पोजीशन पर बहुत ज़्यादा स्टेबल है। एंड व्हाट अबाउट दिस? ये वाली बॉल थोड़ा सा बेशरम टाइप की बॉल है। किस तरीके से? देखो, अगर मैं इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब करके यहाँ ले आऊँ, यहाँ, तो ये यहाँ भी इक्विलिब्रियम में रहेगी, या थोड़ा सा डिस्टर्ब करके यहाँ ले आऊँ तो ये यहाँ भी इक्विलिब्रियम में रहेगी। मतलब अगर इस वाली बॉल की आप थोड़ी बहुत पोजीशन चेंज भी कर दो तो इसके इक्विलिब्रियम पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, वो अपने पड़ोसी पोजीशन पर भी इक्विलिब्रियम में चली जाती है। ऐसे इक्विलिब्रियम को हम नॉर्मल इक्विलिब्रियम कह देते हैं। ये भी इक्विलिब्रियम में है। ठीक है? अभी मुझे जो इक्विलिब्रियम डिस्कस करने हैं वो अनस्टेबल और स्टेबल है। यहाँ पर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम एंड स्टेबल इक्विलिब्रियम। देखो ध्यान से,
स्टेबल इक्विलिब्रियम कौन सा है? अगर आप इन बॉल्स की पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करो, अब ध्यान दो, पोटेंशियल एनर्जी, चलो ये लेवल है मेरा, जहां से मुझे पोटेंशियल एनर्जी मेजर करनी है। सबसे नीचे अगर पोटेंशियल एनर्जी हाइट हो ही ना, सपोज यहां से मुझे पोटेंशियल एनर्जी मेजर करनी है किसी ऑब्जेक्ट की, एंड दिस इज द ऑब्जेक्ट, तो इसके पास तो कोई भी हाइट नहीं है, तो क्या पोटेंशियल एनर्जी होगी? जीरो। और जितनी ज़्यादा हाइट उतनी ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी, जितनी ज़्यादा हाइट उतनी ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी, जितनी ज़्यादा हाइट उतनी ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी। अब आप मुझे बताओ बॉल की सबसे ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पर है और सबसे कम कहाँ पर है? ये वाली पोजीशन पर मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है ना, और ये वाली पोजीशन पर कैसी एनर्जी है? मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। नाउ द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। स्टेबल इक्विलिब्रियम अचीव करने के लिए सिस्टम के पास मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होनी चाहिए, और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पर अगर वो है तो समझ जाओ उस सिस्टम के पास पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। सेम इज ओवर हियर। इसके ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है, क्यों? क्योंकि इसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, और यहां पर क्योंकि इसके पास पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, इसलिए इसका इक्विलिब्रियम बहुत ज्यादा स्टेबल है, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। जब आप किसी भी ऐसे ऑब्जेक्ट को डिस्टर्ब कर दोगे स्लाइटली जो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है, तो वो वहां से हिलने के बाद, वहां से डिस्टर्ब होने के बाद कभी वापस यहाँ नहीं आएगा, बल्कि वहां जाएगा जहां पर स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, जहां पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है। सेम विल बी विद दिस डायपोल। अब इस डायपोल के लिए देखते हैं कैसे। देखो ये डायपोल अभी इस डायरेक्शन में है ना, ऐसे रखा है, तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। अगर मैं इसको हल्का सा डिस्टर्ब करूंगा तो ये क्या करेगा? वापस आएगा लाइक दिस, क्योंकि टॉर्क कैसे लग रही है? QE फोर्स इधर, QE फोर्स इधर, तो टॉर्क इसके पास क्लॉकवाइज लग रही है, वो टॉर्क इसको ऐसे लाएगी और ये ऐसे ऑसिलेट करेगा। याद है ना, कल आपको बताया था ये ऑसिलेट करता है, ऐसे ऑसिलेट करते 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 रुक जाएगा वापस इस पोजीशन पर, वापस इस पोजीशन पर रुक जाएगा। इट इज सेम एज दैट ऑफ द सिंपल पेंडुलम, कि ये स्टेबल पोजीशन है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर मैं इसको हल्का सा डिस्टर्ब करूंगा तो ये ऑसिलेट करता 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 वापस यहीं रुकेगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन पर, सबसे लोएस्ट पोजीशन, जहां पर पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम हो। लेकिन ये कर दिया अगर मैंने इक्विलिब्रियम, तो अब भी है लेकिन है बड़ा अनस्टेबल। अगर हल्का सा भी डिस्टर्ब किया तो क्या वापस यहाँ आएगा? नहीं। कहाँ पहुंचा? सबसे नीचे वाली पोजीशन पर पहुंचा, जहां पर स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, वहां पहुंच रहा है। ठीक है, ऐसे ही ये डायपोल करेगा। अब अगर इस डायपोल को देखो, ये बड़ा ही अनस्टेबल है। अगर मैंने इसको जरा भी डिस्प्लेस कर दिया, जरा भी डिस्टर्ब कर दिया, इसको मैंने हल्का सा भी यूं कर दिया, तो अब ये ऐसे बड़े बड़े ऑसिलेशंस करेगा, यूं यूं, और ऑसिलेशंस धीरे धीरे कम होते चले जाएंगे, धीरे धीरे कम होते चले जाएंगे, और जब रुकेगा तो इधर रुकेगा, इधर। अब पॉजिटिव चार्ज इधर होगा, ये ब्लैक कैप समझ लो पॉजिटिव चार्ज है। पहले ये ऐसे था, आपने इसको हल्का सा डिस्टर्ब किया तो ये ऐसे बड़े बड़े ऑसिलेशंस करेगा, और ये ऑसिलेशंस धीरे धीरे कम होते 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 इट विल कम टू रेस्ट एट दिस पोजीशन, ये वाली पोजीशन, स्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजीशन पर रुकेगा। फिर ये बिल्कुल वैसे ही जैसे सिंपल पेंडुलम को मैंने यहाँ इक्विलिब्रियम तो है बट अनस्टेबल है, जैसे ही मैंने इसको डिस्प्लेस किया हल्का सा, अब ये बड़े बड़े ऑसिलेशंस करता 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 कहाँ रुक रहा है? नीचे, वापस ऊपर तो नहीं रुका, स्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजीशन पर रुक रहा है। ये होता है हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। कई बार क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में आ चुका है इक्विलिब्रियम को लेकर, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये पूरा टेबल। इस पूरे टेबल से आपके 1 मार्क वाले क्वेश्चंस डायपोल से रिलेटेड, वेदर इट इज द टॉपिक ऑफ द टॉर्क एक्टिंग ऑन द डायपोल और इट इज द टॉपिक ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डायपोल या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डायपोल, सारे के सारे क्वेश्चन आप यहाँ से इजीली कर सकते हो। सपोज अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में डायपोल के ऊपर लगने वाला टॉर्क कितना होता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में डायपोल, इक्विलिब्रियम नाम से समझ जाओ टॉर्क 0 होगा और फोर्स 0 होगा, तो टॉर्क 0 है। या आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि जब टॉर्क जो डायपोल पर लगती है वो मैक्सिमम होती है, तो उस टाइम पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? टॉर्क जब मैक्सिमम होती है 90 डिग्री के एंगल पर, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? 0 होती है। इस तरह के क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो दीज आर गोइंग टू बी द सिंपल क्वेश्चंस अगर आप ये टेबल याद कर लेते हो। तो आई होप आज का टॉपिक बिल्कुल अच्छे से समझ में आ चुका है।
कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको आज के टॉपिक में है तो वीडियो क्लास ये आपके पास बहुत अच्छा बेनिफिशियल क्लासेस होती हैं। आप दोबारा से इस क्लास को देख सकते हैं, उस टॉपिक को दोबारा से देख सकते हैं, आपको समझ में आएगा, क्योंकि बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। लेकिन फिर भी आपको अगर कहीं पर कुछ दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए और मेरे लिए कम्युनिकेशन का मीन्स है हमारा। इट इज़ अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन यू एंड मी। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें जो भी आपको एक्सपीरियंस हो रहा है, फील हो रहा है इन क्लासेस के बाद। तो जो भी आप मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे उसके अकॉर्डिंग आई विल बी एबल टू मेक द फर्दर क्लासेस। आगे वाली क्लासेस फिर उसी फीडबैक के अकॉर्डिंग बनेंगी, ठीक है। सो आज के टॉपिक को यहीं फिनिश करते हैं और अब नेक्स्ट टॉपिक का थोड़ा सा आपको मैं आइडिया दे देता हूँ। यहाँ पर हमारा एक इलेक्ट्रोस्टैटिक का एक पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। क्या पोर्शन था वो पोर्शन था चार्जेस के बीच में लगने वाली फोर्सेस और चार्जेस के फील्ड। चार्जेस के बीच में लगने वाली फोर्सेस एंड चार्जेस के फील्ड, ये वाला पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। अब आगे हमें बढ़ना है, थोड़ा फील्ड से ही रिलेटेड टॉपिक है, इलेक्ट्रिक फील्ड से ही रिलेटेड टॉपिक है, एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज गोइंग टू बी द टॉपिक जो हमें अब नेक्स्ट कुछ क्लासेस में करना है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय।